है एवरीवन, मैं मनोज कुमार। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हमें नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल का पता लगाना होता है, और ये सिर्फ इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल नहीं होता है, ये आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का भी इक्विलिब्रियम लेवल होता है। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और याद करना होगा कि नेशनल इनकम चैप्टर में हमने क्या किया था। तो हमने क्या किया था नेशनल इनकम चैप्टर में? हमने 3 डिफरेंट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया था, और वो जो 3 मेथड्स था वो था इनकम का, वो था एक्सपेंडिचर का, और वो था वैल्यू एडेड का। इन 3 मेथड से, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड से हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट किया था। अब हम किसी भी मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू सेम आता है, चाहे हम इनकम मेथड से करें या एक्सपेंडिचर मेथड से करें या वैल्यू मेथड से करें, वैल्यू एडेड मेथड से करें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर इक्वल टू वैल्यू एडेड। मतलब जितना इनकम होगा उतना ही एक्सपेंडिचर होगा और उतना ही का इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होगा, आउटपुट होगा। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और आउटपुट तीनों बराबर होगा, तभी नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल हमको मिलेगा। अब हमको ये जानना है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा। ऐसा नहीं है तो क्या होगा? जैसे इनकम से एग्रीगेट डिमांड होता है, एग्रीगेट डिमांड इनकम से रिलेटेड है, और ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसका रिलेशन मनी सप्लाई से भी है, और ये एग्रीगेट डिमांड इनकम पे डिपेंड करता है। अगर इनकम ज़्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा, इनकम कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा। जैसे कि अभी आज कल के दिनों में पोस्ट डिमोनेटाइजेशन या इस पेंडेमिक के बाद हमारे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हुआ है। इसका सीधा कारण है कि हमारे यहाँ इनकम में भी कमी आई है। तो ये जो हम नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल निकालते हैं, इसका 2 अप्रोच है। हमको पता है कि नेशनल इनकम को हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, तो इसका इक्विलिब्रियम लेवल हम कैसे निकालते हैं? तो इसका 2 अप्रोच है। एक अप्रोच है कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, AD इक्वल टू AS, और दूसरा है सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम AD और AS का कर्व पता करेंगे, और हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का कर्व पता करेंगे। AD AS को कंबाइन करके और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करके हम नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल निकालेंगे। अब अगर मान लीजिए कि जो एग्रीगेट डिमांड है, मतलब जो इनकम है, लोगों के जेब में जो पैसा है वो 1000 है,
वो 1000 है। और एग्रीगेट सप्लाई जो है मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का जो अवेलेबिलिटी है, तो उसका हम 3 सिचुएशन मान के चलते हैं। एक तो मानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में अवेलेबल है वो 800 का है। दूसरा मानते हैं कि वो ₹1200 का है। और तीसरा मानते हैं कि वो 1000 का है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड भी 1000 है और एग्रीगेट सप्लाई भी 1000 है, तो एडी और एएस बराबर है, जितना एग्रीगेट डिमांड है उतना एग्रीगेट सप्लाई है, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल है। अगर एग्रीगेट डिमांड 1000 है और एग्रीगेट सप्लाई 800 है, इसका मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, मार्केट में उतने वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, एक्सेस डिमांड है, सप्लाई डेफिशिएंट है। उस केस में मार्केट प्राइस क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, उस केस में जनरल प्राइस लेवल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, मार्केट में कम का सामान है। अगर लोगों एग्रीगेट डिमांड 1000 का है और एग्रीगेट सप्लाई 1200 का है, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीगेट डिमांड। उस केस में जो जनरल प्राइस लेवल है वो नीचे जाएगा। अगर जनरल प्राइस लेवल ऊपर जाएगा जो कि एक्सेस डिमांड में होगा, तो कंज्यूमर को नुकसान होगा, प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा। अगर जनरल प्राइस लेवल नीचे जाएगा तो कंज्यूमर को फ़ायदा होगा और प्रोड्यूसर को नुकसान होगा। ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मार्केट प्लेस में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हैं, दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। एक को फ़ायदा एक को नुकसान होगा तो डील नहीं होगा। तो अगर इस चैप्टर को हम ध्यान से देखेंगे तो न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए भी ये समझना आसान हो जाएगा कि मार्केट प्लेस में प्राइस लेवल क्यों ऊपर जाता है और क्यों नीचे आता है, और इसको हम या सरकार कैसे कंट्रोल करती है। राइट। अब हमको ये देखना है कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो फिर हम नेशनल इनकम को रिकॉल करते हैं, जहां हमने टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ा था, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। हमको ये भी याद करना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ फाइनल गुड्स को करते हैं। और फाइनल गुड्स दो तरह का होता है, एक कंजम्पशन गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। राइट। तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो C+I होता है, जहां C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये हम उस केस में मानते हैं जबकि इकोनॉमी में दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड है और फर्म है। राइट। सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए या +2 लेवल में हम AD इक्वल टू C+I ही मानते हैं। अगर उस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर और आउटपुट को हम रिकॉल करेंगे तो उसमें 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड, फर्म के अलावा गवर्नमेंट भी है। तो अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी होगा तो C+I+G हो जाएगा, गवर्नमेंट होगा। और अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी ऐड करते हैं तो प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो जाएगा। ये एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है 4 सेक्टर इकोनॉमी के लिए। लेकिन +2 के सिलेबस में और इवन अदरवाइज फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर जनरल पीपल वी रिस्ट्रिक्ट इट टू AD इक्वल टू C+I। तो AD इक्वल टू C+I हो गया और AS इक्वल टू C+S, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स हो गया। राइट। तो अब हमको इसी के थ्रू AD और AS का कर्व पता करेंगे और तब दोनों को कंबाइन करेंगे।
राइट। अब हम देखते हैं कि कंजम्पशन का कर्व कैसा होगा। कंजम्पशन का कर्व कैसा होगा। एक कंजम्पशन होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब हुआ कि ये कंजम्पशन इनकम से फ्री है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी उतना हमको एक्सपेंडिचर करना ही करना है। अगर हम माइक्रो लेवल पे एक इंडिविजुअल का बात करें तो भले ही उसके पास इनकम हो या ना हो, लेकिन रहने, खाने, पीने, पढ़ाई लिखाई के लिए उसको पैसा चाहिए ही चाहिए। उसी तरह अगर हम मैक्रो लेवल का बात करेंगे तो सर्टेन ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि इकोनॉमी को करना ही करना है, भले ही उसका इनकम जीरो ही क्यों नहीं हो। तो ऐसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जो कि जीरो लेवल पे भी करना है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है। इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो कर्व होगा, ये नेशनल इनकम हो गया, यहाँ वाई दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब नेशनल इनकम हो गया, और इधर कंजम्पशन हो गया। अब यहाँ इनकम लेवल जीरो है, फिर भी सर्टेन एक्सपेंडिचर, मान लीजिए यहाँ 100 है, 100 करोड़, तो ये जो कंजम्पशन है ये जीरो लेवल पे भी हमको इनकम पे करना है। इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, जिसको हम CA से डिनोट करते हैं और C के ऊपर बार से डिनोट करते हैं। इसका नाम ऑटोनोमस कंजम्पशन इसलिए है कि ये इनकम से फ्री है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमको ये करना है। तो ये हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये इनकम से फ्री है। दूसरा कंजम्पशन है जिसका कि इनकम से रिलेशन है। अगर इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, अगर इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि इनकम बढ़ने से कोई इंट्री लेवल का कार, छोटा कार खरीदता है माइक्रो लेवल पे, जब उसकी इनकम बढ़ती है तो वो बड़ा कार खरीदता है, और इनकम बढ़ती है तो लग्जरी कार खरीदता है। घड़ी के साथ भी वही बात है, जूता के साथ भी वही बात है। आप माइक्रो लेवल पे अगर बात करेंगे तो समझ में आएगी। उसी तरह से मैक्रो लेवल पे भी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए इसका कर्व अपवर्ड होगा। और जो कंजम्पशन का कर्व होगा वो ऑब्वियसली ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है तो इसके ऊपर से जाएगा, तो कंजम्पशन का कर्व ऐसे होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ इनकम है तो कंजम्पशन यहाँ है, अगर यहाँ इनकम है तो कंजम्पशन यहाँ है, बढ़ जाएगा। पहले कंजम्पशन यहाँ था, अब कंजम्पशन यहाँ आ जाएगा। तो इनकम और कंजम्पशन का पॉजिटिव रिलेशन है, तो ये कंजम्पशन कर्व हो गया। इस कंजम्पशन का इनकम से डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, राइट। अब हम देखेंगे एक्सपेंडिचर का, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का क्या है, कंजम्पशन की तरह इन्वेस्टमेंट भी दो तरह का है। एक है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, इकोनॉमी के प्रोडक्शन कैपेसिटी को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, राइट। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन की तरह जो कि इनकम से फ्री है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट का कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो कि इनकम से फ्री है। उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस कंजम्पशन की तरह जीरो लेवल पे भी ये 50 है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा फिर भी यह 50 ही रहेगा। ये बेयर मिनिमम है, ये बेयर मिनिमम है। इनकम से इसका कुछ
लेना देना नहीं है। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये किसके लिए होता है? ये फॉर पब्लिक वेलफेयर होता है। ये फॉर पब्लिक वेलफेयर होता है। इसमें प्रॉफिट का इनपुट नहीं है। अब दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दैट इज फॉर प्रॉफिट मेकिंग। वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा उसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज फॉर प्रॉफिट मेकिंग। दिस इज फॉर प्रॉफिट मेकिंग, राइट। अब हमारे पास सी का कर्व है और हमारे पास आई का कर्व है। अब आई का एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन केन्सियन मॉडल में हम इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मानते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है, जैसे आज का समय है अभी का, जबकि एग्रीगेट डिमांड कम है। एग्रीगेट डिमांड कम है तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आरबीआई कम भी कर रही है, कमर्शियल बैंक्स कम भी कर रही है, फिर भी इन्वेस्टर्स जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड नहीं है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, हम जब भी एडी इक्वल टू हमने क्या देखा था? एडी इक्वल टू हमने देखा था सी प्लस आई। एडी इक्वल टू हमने देखा था सी प्लस आई। अब क्या है कि यहां हम सी को ड्रॉ करते हैं, और इस सी में हमको आई प्लस करना है, इन्वेस्टमेंट प्लस करना है। और किस इन्वेस्टमेंट को हम काउंट करेंगे? हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को काउंट करेंगे। और ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? कांस्टेंट है। मान लीजिए ये 50 है, तो इस सी में हर एक पॉइंट पर, कंजम्पशन के हर एक पॉइंट पे 50 जुटेगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये आई के बराबर होगा। और चूंकि ये आई कांस्टेंट है, इसलिए एडी का जो कर्व होगा वो सी के पैरेलल होगा। एडी का जो कर्व होगा वो सी के पैरेलल होगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल को अगर हम लेते हैं तो कंजम्पशन के हर एक पॉइंट पे 50 इन्वेस्टमेंट जुटेगा। तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई हो गया। तो ये हमारा एडी का कर्व हो गया। ये हमारा एडी का कर्व हो गया। अब हमको एएस का कर्व चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व चाहिए। तो एग्रीगेट सप्लाई में क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो 45 डिग्री पे होता है। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 45 डिग्री पे होता है। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 45 डिग्री पे होता है। ये एग्रीगेट सप्लाई हो गया, यहाँ ये 45 डिग्री इसका एंगल हो गया। अब जो एग्रीगेट सप्लाई है, इसका क्या मतलब हुआ कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। और उस गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट वैल्यू को अगर हम जोड़ देते हैं, मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ देते हैं, तो हमको नेशनल इनकम निकलता है। आउटपुट मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से हमने देखा है कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज है मार्केट में, जो इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस होता है, उसको ऐड कर देंगे तो हमको नेशनल इनकम मिलेगा। तो ये एग्रीगेट सप्लाई जो है ये
हर एक सूरत में, चाहे इक्विलिब्रियम हो या नहीं हो, ये नेशनल इनकम के बराबर होता है। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे समझने के लिए, तो हमने समझ लिया कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो गया, उसके मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ दिए तो हमको नेशनल इनकम मिल गया, इसलिए एस इक्वल टू वाई हो गया। अब ये 45 डिग्री पे है तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इस 45 डिग्री के लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसका ये हुआ, इस पे कोई भी हम लोकस लेते हैं और इस लोकस से अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिस्टेंस जो हुआ ये नेशनल इनकम के बराबर हुआ, और ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। ये एग्रीगेट सप्लाई है तो ये भी एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ये भी एग्रीगेट सप्लाई हो गया। अब 45 डिग्री tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो एग्रीगेट सप्लाई है और जो बेस है वो नेशनल इनकम है, तो ये हो गया एस इक्वल टू वाई। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एस इक्वल टू वाई। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया कि क्यों एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होता है। ये इसको हम डायग्रामेटिकली समझे हैं, और वैसे समझने के लिए हम जानते हैं कि जो वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का कर्व है और हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है। इस दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो हमको नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच से मिल जाएगा। वही काम करते हैं अब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व को एक जगह ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एडी और एएस को हम वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं, नेशनल इनकम को एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं। ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू वाई और ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमको नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल मिलेगा, और अगर यहाँ हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस पॉइंट पे हमको AD इक्वल टू AS मिलेगा। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, इस पॉइंट पे AD इक्वल टू AS हो गया। ठीक है, हमने AS का कर्व ड्रॉ किया। हम जानते हैं कि AS इक्वल टू Y होता है, नेशनल इनकम होता है। हमने AD का कर्व ड्रॉ किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से x और y पे हमने परपेंडिकुलर डाला। x एक्सिस पे जहाँ टच करेगा इस पे हम नेशनल इनकम दिखा रहे हैं तो ये नेशनल इनकम का लेवल होगा, और y पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस y एक्सिस पे ADS दिखा रहे हैं तो AD और AS दोनों एक ही पॉइंट पर होगा। तो नेशनल इनकम के इस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगा, और वही जो नेशनल इनकम का लेवल होगा वो उसका इक्विलिब्रियम लेवल होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है जबकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होता है, जिसको हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं, जिससे कि जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा सिचुएशन है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है, इसको डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं या एक्सेस सप्लाई बोलते हैं, जिसमें जनरल प्राइस लेवल नीचे चला जाता है। और तब हम कौन सब उपाय करते हैं जिससे कि हम फिर से नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव कर लें। तो
तो जो मेन चैलेंज है इकोनॉमी के पास, गवर्नमेंट के पास, वो ये है कि इस एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो डिसइक्विलिब्रियम है, इस डिसइक्विलिब्रियम को कैसे ठीक किया जाए। और किसी भी मूवमेंट में ऐसा नहीं होता है कि ये इक्विलिब्रियम रहता है, या तो एक्सेस डिमांड रहेगा नहीं तो डेफिशिएंट डिमांड रहेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की बात करेंगे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करेंगे, और कुछ और कर्व्स इसमें है, कुछ और डायग्राम है, एपीसी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। इन सबों का बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।